नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है रिश्तों की हकीकत। शाम का समय था। श्यामलाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हाथों में अखबार लिए हल्की सी नींद में डूबे हुए अपनी ही यादों में खोए हुए थे कि तभी घर के कोने में सरिता ससुर जी की तरफ इशारा करते हुए अपने पति रवि से कह रही होती है कि सुनिए जी, कल तो पापा जी का रिटायरमेंट का दिन है, फिर पापा जी क्या पूरे दिन घर पर ही रहेंगे। रवि कहता है, देखो सरिता, अब कल पिताजी का रिटायरमेंट हो रहा है तो वह घर पर ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। सरिता कहती है कि इसका मतलब है अब हमें दिन रात उन्हें झेलना पड़ेगा और पूरे दिन उनकी खातिरदारी और सेवा करनी पड़ेगी। सरिता रवि से कहते हुए, आप तो कह रहे थे कि पिताजी की रिटायरमेंट के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाएंगे और फिर मुझे पिताजी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। सरिता कहती है, पर अब तो मुझे लगता है कि पापा जी पूरा दिन हमारे सर पर यहाँ तांडव करते रहेंगे। कभी यह दे दो, कभी वह दे दो, कभी चाय बना दो, कभी खाना बना दो। क्या बस अब मुझे पूरे दिन यही काम रह जाएगा? सरिता चिल्ला कर रवि से कहती है। रवि सरिता को कहता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मैं यह सब अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। सरिता कहती है कि मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। रवि, मेरा मतलब है एक बार पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे आ जाने दो, फिर तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। रवि कहता है कि सरिता, तुम शायद भूल गई हो, पिताजी ने कुछ समय पहले ही कहा था रिटायरमेंट होने के बाद वह सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देंगे और साथ ही रिटायरमेंट के जो बाद में पैसा मिलने वाला है वह भी हम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट देंगे। जैसे ही हमारे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स और पापा जी की रिटायरमेंट का पैसा आ जाएगा, हम दोनों भाई भी अलग हो जाएंगे और फिर हम पिताजी को छोटे भाई के पास रहने के लिए भेज देंगे। बस एक बार हमें हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए, तब तक तुम पिताजी के सामने अच्छी बहू बनकर ही उनकी सेवा करती रहना। मुंह बनाते हुए सरिता कहती है कि मैंने तो पहले से ही सोच लिया है कि अब मैं सारी उम्र तो उन्हें अपने पास रखने वाली हूँ नहीं। रवि कहता है कि तुम बेकार में ही इतनी चिंता कर रही हो। सरिता बोलती है, चलो ठीक है, मैं भी कुछ और दिन तक इंतजार कर लेती हूँ। कब पिताजी रिटायर हो और उनकी प्रॉपर्टी और पैसा हमारे हाथ में आए। इतनी ही देर में श्यामलाल जी बहू को आवाज लगाते हैं कि बेटा, जरा चाय का एक कप तो लाना। सरिता बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहती है, लाई पिताजी। श्यामलाल जी बहू के यह स्नेह पूर्वक स्वर सुनकर मन ही मन शांत भाव से सोचते हैं कि चलो, कल मैं रिटायर हो जाऊंगा और पूरी जिंदगी अपने बहू बेटों के साथ आराम से गुजर जाएगी। वह मन ही मन अपनी पत्नी को कहते हैं कि देख रही हो सावित्री, तुम्हारे बेटे बहू मेरा कितना ख्याल रखते हैं। दरअसल श्यामलाल जी की पत्नी सावित्री देवी को गुजरे 8 वर्ष हो चुके हैं। श्यामलाल जी ने अपने बेटों को बड़े ही कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरी शादी भी नहीं की थी। श्यामलाल जी के 2 बेटे हैं, बड़े का नाम रवि है और छोटे बेटे का नाम विशाल है। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी ही वफादारी से किया है। एक दिन वह और सावित्री देवी बैठे चाय ही पी रहे थे कि तभी सावित्री देवी जी को दमे का दौरा पड़ता है और कुछ समय बाद ही उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह अपने बच्चों को माँ के प्यार की कमी भी महसूस नहीं होने देते और यूं ही करके 8 वर्ष गुजर जाते हैं। छोटी बहू रेखा भी अपने पति विशाल से कह रही होती है कि अब कल से तो पिताजी पूरा दिन घर पर ही रहेंगे। इसका मतलब है कि अब हमारी आजादी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और ऊपर से उनके नखरे वो अलग। पहले तो पिताजी कम से कम ऑफिस चले जाया करते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और फिर हमें उनका चेहरा रात को ही दिखाई पड़ता था, मगर अब तो लगता है कि हमें पूरा दिन ही उनका चेहरा झेलना पड़ेगा। रेखा विशाल से कहते हुए,
विशाल, क्यों ना तुम ऐसा कोई तरीका खोज लो जिससे हमें उनकी प्रॉपर्टी भी मिल जाए और मुझे पूरा दिन उनकी सेवा भी ना करनी पड़े। और वैसे भी पूरा दिन मुझे पापा जी का चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। विशाल कहता है कि अरे तुम भूल गई रेखा, कल पिताजी की रिटायरमेंट का दिन है और वैसे भी सेवा करोगी तो ही तो मेवा मिलेगा। रेखा बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं विशाल। अरे पागल, तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती। तुम भूल गई क्या, कुछ ही दिनों में पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे मिलने वाले हैं और तुम नहीं चाहती क्या तुम्हें उनके सारे पैसे मिले। रेखा कहती है कि अरे मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो यह सब भूल ही गई थी, पर यह सब मुमकिन होगा कैसे। अब तो लगता है कि मर मरा कर पिताजी की सेवा करनी ही पड़ेगी। अगले दिन श्यामलाल जी की रिटायरमेंट का ही दिन था। ऑफिस वालों ने श्यामलाल जी के लिए रिटायरमेंट की बहुत बड़ी शानदार पार्टी रखी थी। ऑफिस के वर्कर श्यामलाल जी का बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके के साथ श्यामलाल जी को ऑफिस से विदा करते हैं। साथ ही उनके रिटायरमेंट के पैसे का चेक भी उन्हें दे दिया जाता है। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर पिताजी के ऑफिस वाली पार्टी में पहुंचते हैं। श्यामलाल जी को बहुत ही सम्मान दिया जाता है और वहां के मैनेजर श्यामलाल जी के बेटों से कहते हैं, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी भर खूब सारी मेहनत की है। अब तुम दोनों उन्हें खूब आराम देना और उनकी खूब सेवा करना। तुम्हारी माँ के मृत्यु के पश्चात तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खुशियों के लिए दूसरी शादी भी नहीं की और तुम दोनों को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। आज तुम दोनों जो भी हो उन्हीं की बदौलत हो। पर दोनों बेटों को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था सिवाय रिटायरमेंट के चेक के अलावा। रिटायरमेंट पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने पिताजी को घर लेकर चले जाते हैं और दिन रात उनकी सेवा में जुट जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद श्यामलाल जी के बैंक खाते में उनकी रिटायरमेंट का पैसा भी आ जाता है। जब दोनों बेटों को इस बात का पता चलता है तो वह दोनों फूले नहीं समाते। श्यामलाल जी रिटायर तो हो गए थे, लेकिन अब भी उनकी रोजाना की तरह सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते थे। शुरुआत में तो उनके बेटे बहुओं ने उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। रोज सुबह उनके उठते ही उन्हें चाय, नाश्ता और समय पर खाना पहुंचा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, वहीं बहू बेटे इस बात पर विचार करने लगे कि पिताजी तो किसी भी प्रकार के बंटवारे का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। एक दिन सरिता और रेखा एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रही होती हैं कि पिताजी को रिटायर हुए महीना भर हो गया, पर वह किसी भी प्रकार के बंटवारे का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। रेखा कहती है कि पहले तो बुढ़ा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, वही अच्छा था। अब तो पूरे दिन सुबह शाम बस उसकी सेवा में ही लगे रहो। इस बुढ़े के घर पर रहने से हमारी भी आजादी हमसे छिन गई है। दोनों बहुएं सरिता और रेखा दमदमाते हुए आपस में सलाह कर रही थी कि पहले तो हम कभी कभार किट्टी पार्टी में भी चले जाया करते थे, पर जिस दिन से यह बुढ़ा घर पर रहने लगा है तो इसकी सेवा के लिए किसी न किसी को घर पर ही हाजिर रहना पड़ता है। जब बहू ने देखा कि श्यामलाल जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे या रिटायरमेंट के बाद आए पैसों का बंटवारा करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बहुओं ने ससुर जी की सेवा करने में आनाकानी करना शुरू कर दिया। हर रोज की तरह आज भी श्यामलाल जी सुबह जल्दी उठकर अपनी आराम कुर्सी पर अखबार लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, सरिता बेटा जरा चाय नाश्ता लेकर आना, तो उसके बाद मुझे दवाई भी लेनी है। सरिता रसोई में से कहते हुए, पिताजी आपको कौन सा ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है? मैं रवि जी का लंच पैक कर रही हूँ, उन्हें ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है और बच्चों के भी बस के आने का समय हो गया है, और वैसे भी आपको पूरा दिन घर पर ही तो रहना है।
थोड़ी देर हो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। अगर फिर भी आपको ज्यादा जल्दी है तो रेखा को बोल दीजिए, वह आपका नाश्ता तैयार कर देगी। श्यामलाल जी अपना मन मसोर कर छोटी बहू रेखा को आवाज लगाते हैं। थोड़ी देर तक तो रेखा पिताजी की किसी भी आवाज का कोई उत्तर नहीं देती, मगर श्यामलाल जी के कई बार पुकारने पर वह पिताजी से आकर कहती है कि आप सुबह सुबह क्यों इतना गला फाड़ रहे हैं, आपने मेरी नींद खराब कर दी। श्यामलाल जी मरे हुए मन से रेखा से कहते हैं कि बेटा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि मेरे चाय नाश्ते का समय हो गया है। रेखा कुछ बड़बड़ाते हुए श्यामलाल जी के इतना कहने पर उन्हें चाय नाश्ता तो दे देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रेखा सरिता से कहती है, दीदी अब और कितने दिन ऐसा चलेगा, मुझसे इस बुढ़े की सेवा और नहीं होती। न तो यह बुढ़ा हमें रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और न ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। सरिता रेखा से कहती है कि तुम ठीक कह रही हो छोटी, बहुत दिन हो गए इस बुढ़े को बर्दाश्त करते हुए, अब हमें कुछ ना कुछ इसका इलाज करना ही पड़ेगा। कुछ एक मिनट के बाद दोनों सलाह करती हैं कि इस बात का एक ही हल है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम दोनों ऐसा करते हैं कि इस बुढ़े को इसी के हाल पर छोड़ देते हैं और आगे से हम में से कोई भी उसका काम नहीं करेगा। तब कहीं जाकर इस बुढ़े की अकल ठिकाने आएगी और हमसे परेशान होकर यह खुद ब खुद हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोनों बहुओं ने अब ठान लिया था कि जब भी श्यामलाल जी कोई काम बताएंगे तो बड़ी बहू कहेगी छोटी को करने के लिए कहिए, और छोटी बहू कहेगी आप बड़ी को क्यों नहीं कहते। इस तरह श्यामलाल जी दोनों बहुओं के बीच में फंसकर ही रह जाएंगे। यह कहकर दोनों बहुएं मुस्कुराने लगी। अगले दिन श्यामलाल जी अपने आप को अस्वस्थ सा महसूस कर रहे थे। उन्हें जोर जोर से खांसी आ रही थी। तभी उन्होंने दोनों बहुओं को आवाज लगाई कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी तो दे जाए। उनके इतना आवाज लगाने पर भी दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद श्यामलाल जी के ज्यादा कहने पर सरिता बहू आती है और कहती है, पापा जी रसोई यहाँ बगल में ही तो है, पानी गर्म करने में कितना समय लगता है। छोटे छोटे काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, और वैसे भी हमें घर में बहुत से काम होते हैं, इसलिए छोटे छोटे कामों के लिए हमें आवाज मत लगाया कीजिए। श्यामलाल जी बड़ी बहू सरिता की यह बात सुनकर हक्के बक्के से रह जाते हैं। बहू का यह अवतार श्यामलाल जी की समझ से बाहर होता है। इतना कहकर सरिता पिताजी के कमरे से चली जाती है। श्यामलाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर भीतर ही भीतर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सावित्री, मुझे लगता है अब तक मैं किसी भ्रम में जी रहा था, मानो जैसे सत्य तो आज मेरे समक्ष आया है, जिन्हें मैं आज तक अपना समझ रहा था, मुझे लगता है वह तो मेरे कभी थे ही नहीं। श्यामलाल जी बड़ी दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि काश तुम मुझे यूं इतनी जल्दी छोड़कर न जाती तो आज मेरा यह हाल ना होता। श्यामलाल जी अतीत की गलियारों में खो से जाते हैं। श्यामलाल जी और सावित्री जी के दो बेटे हैं, रवि और विशाल। श्यामलाल जी पूरा दिन कड़ी मेहनत के साथ ऑफिस में काम करते हैं, तब जाकर कहीं उनका घर खर्च चलता था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता की सेवा करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। उनके पिताजी सांस की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उन्होंने उनका इलाज कराने में भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती थी। अपने पिताजी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराया, जिसके कारण उनके सर पर उस समय लाखों का कर्जा हो गया था। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है, और एक दिन उनके पिताजी को जोर से खांसी उठती है
और श्यामलाल जी जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें उठाने लगते हैं तो उसी समय उनके पिताजी का सांस अटकने के कारण मृत्यु हो जाती है। उनकी माताजी उन्हें हमेशा कहा करती थी कि बेटा, तुमने हम दो बूढ़ों की बहुत सेवा की है, देख लेना एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल जरूर देगा। तुम्हारे बेटे बहू भी तुम्हारी ऐसी ही सेवा करेंगे। पर भविष्य किसी को नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। आज अपने ही बहू बेटों का ऐसा व्यवहार देखकर श्यामलाल जी को अपनी ही श्रीमती जी सावित्री देवी की बहुत याद आ रही थी। दोनों बेटों की शादी के बाद अक्सर सावित्री देवी जी श्यामलाल जी से कहती थी कि देखो ना, बेटे बहुओं में मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आ चुका है। वे लोग सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लिए ही हमारी सेवा करने का दिखावा करते हैं और हमें यह जाहिर करते हैं कि वे लोग हमारी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके मन में लालच है। सावित्री जी की इन बातों को सुनकर श्यामलाल जी उन्हें कहते थे कि सावित्री, तुम तो बेकार में ही चिंता कर रही हो। भाग्यवान वह मेरे बेटे बहू हैं, वे मेरे अपने हैं। मुझे पता है कि वह हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे। और रही बात बहुओं की, बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं। तुम बेवजह ही उन पर शक कर रही हो, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि सावित्री, तुम हमेशा सच ही कहा करती थी और मैं तुम्हारी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता था। तुम पहले से ही जानती थी कि बुढ़ापे में कोई हमारी सेवा नहीं करेगा, इसलिए तुम चलते हाथ पांव ही भगवान के पास चली गई, मुझे इस नरक में अकेला छोड़कर। वह सोच ही रहे होते हैं कि एकदम से उन्हें जोरदार खांसी आ जाती है। तभी अचानक छोटी बहू आकर कहती है, पिताजी, आप मुंह पर हाथ रखकर नहीं खांस सकते क्या? क्या आपको नहीं पता कि इस घर में बच्चे भी रहते हैं? कहीं आपकी वजह से अगर हम में से किसी को भी खांसी हो गई तो आपका क्या है? आपको तो बस चारपाई तोड़नी है, मगर हमें तो सारा दिन घर में बहुत काम होता है, बच्चों को स्कूल और पढ़ाई, और हमें सारा दिन रसोई और घर की साफ सफाई करनी होती है। छोटी बहू रेखा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी कहती है कि पिताजी, आप इतने बड़े बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आप में जरा सी भी अक्ल नहीं। आप अपने कमरे से ही मत निकला कीजिए। श्यामलाल जी तो बस अपने लिए एक कप चाय ही लेने आए थे। वैसे तो उन्होंने पहले बहुओं को ही आवाज लगाई थी कि वे ही उन्हें एक कप चाय दे दे, मगर उन्होंने ही कहा था कि आप छोटे छोटे कामों के लिए हमें परेशान मत किया कीजिए। यूं ही करते करते दिन गुजर रहे थे और श्यामलाल जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। घर में उनकी अहमियत बस एक खराब सामान जैसी हो गई थी। बहू बेटे ना ही उन्हें समय दे रहे थे और ना ही उन्हें समय पर खाना, जिसके कारण अब उनके शरीर में कमजोरी आने लगी थी। दोनों बहुएं तो अपने बच्चों तक को उनके पास नहीं आने देती थी। श्यामलाल जी एक दिन बड़े ही परेशान हुए अपने मित्र घनश्याम जी को फोन करते हैं और अपना सारा हाल घनश्याम जी को सुना देते हैं। घनश्याम जी जो एक वृद्ध आश्रम में रहते हैं, श्यामलाल जी की बात सुनकर बड़ी ही हैरत में पड़ जाते हैं और वह उन्हें सुझाव देते हैं कि देखो श्यामलाल, मैं यहाँ वृद्धाश्रम में अपने हम उम्र लोगों के साथ बहुत खुश हूँ और यहाँ पर हमारी सेवा भी खूब होती है। अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ आकर रह सकते हो। श्यामलाल जी घनश्याम जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं सहमत होते हैं और विचार करते हैं कि अभी तक मैंने इन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया है, तो मेरा यह हाल हो रहा है। अगर मैं कल को इनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता हूँ तो न जाने मेरा क्या हाल होगा। एक दिन श्यामलाल जी घर में हॉल में बैठे हुए होते हैं और उनके साथ एक अजनबी बैठा हुआ होता है। श्यामलाल जी अपने बहू बेटों को आवाज लगाते हैं और उन्हें हॉल में आने के लिए कहते हैं। सभी एक के बाद एक तनतनाते हुए अपने कमरों से बाहर आते हैं। श्यामलाल जी की आवाज सुनकर उनके बहू बेटे एकाएक हॉल में पहुंच जाते हैं।
बड़ा बेटा रवि श्यामलाल जी से प्रश्न करता है कि पिताजी, यह व्यक्ति कौन है। छोटी बहू रेखा कहती है कि पिताजी, आपको हमें परेशान करने के अलावा कोई काम है भी या नहीं। श्यामलाल जी सभी की बातें बड़े ही शांत भाव से सुन रहे होते हैं और कुछ समय बाद बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि यह वकील साहब हैं और मेरे मित्र भी हैं। श्यामलाल जी के कहने पर वकील साहब बड़े बेटे रवि के हाथ में एक कागज थमा देते हैं। श्यामलाल जी उस कागज को रवि को ध्यान से पढ़ने के लिए कहते हैं। रवि मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होता है कि लगता है हमारा काम बन गया और यह प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो पिताजी ने हम दोनों भाइयों में बांट दिए हैं। पर जैसे ही रवि की नजर उन कागज पर पड़ती है तो वह एकदम से स्तब्ध रह जाता है। छोटा बेटा विशाल कहता है कि भैया, आखिर इन कागजों में ऐसा क्या है। रवि के उत्तर न देने पर विशाल उससे कागज को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखा होता है कि उन्होंने अपना मकान बेच दिया है। मकान बेचने से प्राप्त कुछ धनराशि को वह वृद्धाश्रम में दान कर रहे हैं और उसमें से कुछ बची हुई धनराशि को वह अपने पोता पोती के भविष्य के लिए उन्होंने एफडी करा दी है। अब से वह वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। यह सुनते ही दोनों बेटे बहुओं पर आसमान सा टूट पड़ता है और आगे कोई रास्ता न दिखने पर बेटे बहुएं उनके पांव में गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। पर श्यामलाल जी कहते हैं कि यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब तुम लोग मेरी तरफ से पूरी तरह स्वतंत्र हो और तुम पर अब मेरा किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। श्यामलाल जी के बेटे कहते हैं कि पिताजी, आप इतना तो सोचिए कि हम आपकी औलाद हैं और वैसे भी अब हमारे सिवाय आपका है ही कौन। आप अपने लिए गए फैसले पर दोबारा विचार कर लीजिए। पर श्यामलाल जी कहते हैं कि जब यह औलाद कहाँ गई थी, जब मैं भूखा प्यासा लाचार अपने कमरे में बेसुध पड़ा आवाजें लगा रहा था। उनके बेटे बहुओं के पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता और श्यामलाल जी कहते हैं कि यह मेरा अंतिम निर्णय है। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक और भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।